क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द वेक्टर्स। हमें फैक्टर मालूम करना है, जबकि हमें एक वेक्टर यहाँ पे मेंशन दिया हुआ है, ए वेक्टर मेंशन हुआ हुआ है और उसका मैग्नीट्यूड मेंशन दिया हुआ है। तो हमें ये बताया कि जिस वेक्टर का वेक्टर और मैग्नीट्यूड दोनों मेंशन होते हैं तो हम उसको उसका यूनिट वेक्टर मालूम करते हैं। और यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है? अगर हम ए की बात करें तो ए यूनिट का यूनिट वेक्टर हम रिप्रेजेंट कर देंगे ए कैप से, और उसका यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा? वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो हमें वेक्टर ऑफ ए पता है लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ ए नहीं पता, तो हम क्या मालूम करेंगे? सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हम किस तरह निकाल, इधर हम मेंशन कर देंगे फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ हम किस तरह से निकालते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू ए की जो भी वेक्टर की वैल्यू दी हुई होती है, यानी पहले वाले का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस -3 का स्क्वायर, जो हम पहले पार्ट में भी, इससे पहले वाले पार्ट में हम कर चुके हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4, प्लस -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9। तो 4 + 9 इज़ 13। तो ये क्या आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। हमें मालूम क्या करना था? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है? हम इधर मेंशन कर देंगे कि यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो वेक्टर ए हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर? वेक्टर ए दिया हुआ है 2i - 3j अपॉन मैग्नीट्यूड क्या है? √13। तो ये ए वेक्टर क्या आ गया? अब इस √13 को हम 2 के साथ भी लिखेंगे, यानी 2/√13 आई कैप -3 अपॉन √13 जे कैप। अब ये तो आ गया ए वेक्टर। आगे हमें क्या मेंशन किया हुआ था कि हमें एक ऐसा वेक्टर मालूम करना है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो? 6 यूनिट। तो हमारा जो भी आंसर आएगा हम उसको किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे? 6 से। तो हम लिख देंगे यहाँ पर एज मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 6। तो ए कैप इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, 2/√13 आई कैप -3 अपॉन √13 जे कैप। तो जब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12/√13 आई कैप, -6 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 18/√13 जे कैप। तो ये किसका आंसर आ गया? ए वेक्टर का। नाउ पार्ट 2 इज़ b इक्वल्स टू 10i - 9j एंड मैग्नीट्यूड इज 7 यूनिट। तो सबसे पहले हम b वेक्टर मालूम करेंगे, b का यूनिट वेक्टर। तो b का यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा? वेक्टर ऑफ b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b किस तरह से निकालेंगे? b का जो वेक्टर हमें गिवन है, b का वेक्टर जो गिवन है यानी कि 10i - 9j। तो सबसे पहले किसका स्क्वायर आएगा? 10 का स्क्वायर, यानी इधर हम क्या लिख देंगे? 10 का स्क्वायर प्लस इधर क्या दिया हुआ? -9। तो इधर क्या आ जाएगा? -9 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81। यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस करके √181। तो ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ b। 181 का क्योंकि कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो हम यहीं पर इसको ख़त्म कर देंगे। अब हमें क्या मालूम करना था? यूनिट वेक्टर ऑफ b। तो यूनिट वेक्टर ऑफ b इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है? b का वेक्टर, यानी कि जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 10i - 9j। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 10i - 9j अपॉन √181। तो ये 10 के नीचे भी आ जाएगा √181 i - 9 अपॉन √181j। ये आ गया। अब यूनिट वेक्टर मालूम हो गया। अब हमें क्या करना है कि एज मैग्नीट्यूड हमें क्या दिया हुआ है? मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 7 यूनिट्स। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे? b वेक्टर बराबर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 10 अपॉन √181 आई कैप -9 अपॉन √181 जे कैप। तो 7 को जब 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 70 अपॉन √181 आई, -7 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 63 अपॉन √181 जे कैप। ये क्या हो जाएगा? आंसर। पार्ट 3 क्या है? c इज इक्वल्स टू 5i + 6j और मैग्नीट्यूड इधर क्या दिया हुआ है? 11 यूनिट। तो सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे c का। किस तरह से? वेक्टर ऑफ c डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ c। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ c। फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ c, तो मैग्नीट्यूड ऑफ c हम किस तरह से निकालेंगे? c का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू √ पहले वाले का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36।
जब हम इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो 25 + 36 61 आ जाएगा। और 61 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो सी का मैग्नीट्यूड यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अब हमें क्योंकि मालूम क्या करना था, सी का यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, वेक्टर ऑफ सी। वेक्टर ऑफ सी क्या है, 5i + 6j, 5i + 6j अपॉन √61। अब 61 को हम 5 के नीचे भी लिख देंगे डिनोमिनेटर में, प्लस 6 के नीचे भी लिख देंगे इसके डिनोमिनेटर में। ये क्या आ गया, यूनिट वेक्टर सी। अब हमें क्या मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, एज मैग्नीट्यूड हमें क्या दिया हुआ है, 11 यूनिट्स। जब ये मैग्नीट्यूड 11 यूनिट्स दिया हुआ है तो हम इधर क्या लिख देंगे, सी वेक्टर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 × 5 अपॉन √61 i कैप प्लस 6 अपॉन √61 j कैप। देन इसके बाद 11 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 55 अपॉन √61 i प्लस 11 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 66 √61 j कैप। ये किसका आंसर आ गया, सी वेक्टर का। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। हमें अननोन की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ में कुछ पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट क्या है, 4i + 5j = pi + 5j। तो यहाँ पे अननोन क्या है, ij तो हमारे पास वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर के फॉर्म्स हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, अननोन देखेंगे। तो यहाँ पे अननोन क्या है, p। तो pi को हम i 4 के साथ है तो इसके बराबर ले लेंगे। pi को किसके बराबर ले लेंगे, 4i के। i से i कैंसिल, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 4। इसी तरह सेकंड पार्ट में देखें तो -q अननोन है, तो -q को क्योंकि सेकंड साइड पर है यानी j वाली फॉर्म के साथ है, तो -q किसके बराबर आ जाएगा, 7 के। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो इस माइनस को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1 करेंगे, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो q की वैल्यू क्या आ गई, -7। अब थर्ड पार्ट में p अननोन है, तो p i को किसके बराबर ले लेंगे, 7/2 i के। i से i कैंसिल, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/2। इस तरह फोर्थ पार्ट में यहाँ पर p है, p के सामने अननोन p है, p के सामने जो वैल्यू होगी वो हम p के बराबर ले लेंगे यानी 5/2। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ a एंड b। यहाँ बुक में मेंशन हुआ है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर डिवाइडिंग द ज्वाइन ऑफ a एंड b। यहाँ हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, a कैपिटल A और कैपिटल V, इन द गिवन रेशो। जो रेशो हमें दिया हुआ है उस रेशो से ये एक दूसरे को डिवाइड करना है। वी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ a एंड b आर गिवन। यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ a का वेक्टर और b का वेक्टर हमें दिया हुआ है और ये रेशो भी दिया हुआ है। अब पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर कि पोजीशन वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r से। और पोजीशन वेक्टर को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है m b + n a m + n। अब b और a ये वो वेक्टर होंगे जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे, जबकि m और n क्या है, ये वो रेशो होगा जो हमें ये भी गिवन होगा। रेशो जो गिवन होगा वो m और n होगा। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लेट ए वेक्टर हमें क्या दिया हुआ है, 4i माइनस, बल्कि इधर कैपिटल A है तो हम इधर कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो 4i - 5j। इसी तरह b वेक्टर हमें क्या दिया हुआ है, 2i + 7j। अब रेशो हमें क्या दिया हुआ है, 3 और 5, तो ये m हो जाएगा और ये n हो जाएगा। हम इधर लिख देंगे m = 3 और n = 5। तो फॉर्मूला क्या है पोजीशन वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला होता है r = m की जगह पे क्या आ जाएगा 3, a वेक्टर यानी b वेक्टर यानी कि 2i + 7j। इसी तरह प्लस n क्या है 5 और a वेक्टर यानी कि 4i - 5j। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, m + n यानी 3 + 5। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6i, प्लस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 × 7 = 21j, प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 20i, -5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 25j। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 5 + 3 = 8। तो 6i + 20 है 20i, i जो होंगे उनको ऐड करवाएंगे यानी 26i + 21j - 25j। तो इधर प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का आएगा यानी 25 वाला। 5 में से जब 21 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 4j। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 8। अब इस 8 को हम इसके साथ भी लिख देंगे और इसके साथ भी लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 26/8i - 4/8
जे। अभी कैंसिल आउट हो रहे हैं, हम इसको कैंसिल करेंगे किस तरह से, 2 4 ज़ा 8, 2 13 ज़ा 26, 2 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो हम यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, आई कैप के साथ बचा 13/4 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप। ये किसका आंसर आ गया, पोजीशन वेक्टर का, जो कि हमें फाइंड करना था। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 3i + 5j एंड 11i + 8j। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट ए इक्वल्स टू, वेक्टर ए क्या दिया हुआ है 3i + 5j और वेक्टर बी क्या दिया हुआ है 11i + 8j, जबकि m क्या है यहाँ पर 3 और n क्या है यहाँ पर 2। ये रेशो दिया हुआ है m और n। अब इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे पोजीशन वेक्टर का। पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल्स टू m क्या है 3, उसके बाद r इक्वल्स टू m के बाद 3, b की वैल्यू क्या है 11i + 8j, उसके बाद प्लस जो हम फॉर्मूला पर मेंशन कर चुके हैं mb + na m + n। तो mb इधर क्या आ जाएगा n की वैल्यू क्या है 2 और n के साथ a की वैल्यू यानी 3i + 5j अपॉन m + n यानी 3 + 2। तो 3 को पहले 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 33i, 3 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे 3 8 ज़ा 24j, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 2 ज़ा 6i, प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10j अपॉन 3 + 2 इज़ 5, 33 + 6 39i, 24 + 10 34j अपॉन में क्या आ जाएगा 5। अब इस 5 को इसके नीचे भी लिख देंगे और इसके डिनोमिनेटर में भी लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 39/5 i + 34/5j। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर r, ये आंसर हो जाएगा। पार्ट 3 इज 2i - 3j एंड 2i + 6j वेयर रेशो इज़ 4:3। तो स्टार्टिंग फ्रॉम लेट a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2i - 3j, b किसके बराबर हो जाएगा 2i + 6j, m किसके बराबर है यहाँ पर रेशो 4 और n किसके बराबर दिया हुआ है 3 के। तो हम पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि यहाँ पे मेंशन है। पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, r इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 2i + 6j। यहाँ पर b और a की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं हम कोई भी वेक्टर, जो 2 वेक्टर हमें यहाँ पर गिवन होंगे और जिनके बीच के हमें पोजीशन वेक्टर मालूम करना होगा। तो यहाँ कैपिटल B और कैपिटल A गिवन थे, तो हमने यहाँ पर कैपिटल B की वैल्यू लिख दी। देन n की वैल्यू क्या है 3, a क्या है 2i - 3j अपॉन में क्या आ जाएगा m + n यानी 4 + 3। तो 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8i, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 6 ज़ा 24j, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 2 ज़ा 6i माइनस प्लस माइनस माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9j, 4 + 3 इज़ 7, 8i + 6i, 6 और 8 14i, 24j - 9j, तो इधर क्या बचेगा 15j अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ गया 7। अब इस 7 को हम 14 के डिनोमिनेटर में भी लिख देंगे और 15 के डिनोमिनेटर में भी लिख देंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2i + 15 से 7 कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो ये पोजीशन वेक्टर आ गया r, विच इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इज प्रूव दैट हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले हमने हेक्सागोन बनाया। हेक्सागोन कौन सी डायग्राम होती है जिसकी 6 साइड हो, तो 1 साइड, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th। अब हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है, हमें प्रूव करना होता है कि O से लेकर E तक का जो डिस्टेंस है वो उनके वेक्टर का डिस्टेंस है, यानी कि P, O से लेकर A तक के वेक्टर को हमने P बोल दिया, A से लेकर B तक के वेक्टर को हमने क्या बोल दिया, ये B है, B को हमने Q वेक्टर बोल दिया, B से C तक के वेक्टर को हमने क्या बोल दिया R, और C से D तक के S और D से लेकर E तक के T। तो हमने ये सारे डिस्टेंस जो है, जैसे O से लेकर E तक का डिस्टेंस जो है वो सारे वेक्टर के सम के बराबर होगा, तो ये हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या लिख दिया, लेट A B C D और E बी द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन। यहाँ पर बाय मिस्टेक A B C D नहीं, E नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा P Q
आर एस टी, ये सारे वेक्टर्स हैं ना, तो हमने क्या ले लिया कि लेट पी क्यू आर एस टी बी द वेक्टर्स, ये सारे वो वेक्टर हैं पी क्यू आर एस टी जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइड किसकी, ओ ए की, ए बी की, बी सी की, सी डी की और डी ई की। तो ये हमने लिख दिया एज शोन इन फिगर। अब हमें हेक्सागोन लॉ में हमने क्या बताया कि ओ से लेकर ई तक का डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, वेक्टर, पहला वेक्टर एडिशन सेकंड वेक्टर, क्योंकि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। सारे वेक्टर को हमने ऐड करवा दिया जो हमने कंसीडर करे थे, यानी पी क्यू आर एस और टी, इन सबको हमने क्या लिख दिया, इधर ऐड करवा दिया। अब सबसे पहले अगर हम ओ ए बी को देखें, ओ ए बी पहला ट्राइंगल ये वाला है, इसको कंसिडर करें तो ओ बी किसके बराबर होगा, ओ से लेकर बी तक, ये किसके बराबर होगा, ओ ए प्लस ए बी, तो ओ ए प्लस ए बी। ओ और ए को देखें तो इधर कौन सा वेक्टर है, पी, तो हमने ओ ए की जगह पे क्या लिख दिया, पी। इसी तरह ए और बी को देखें तो इधर कौन सा वेक्टर है, क्यू, तो इधर हमने क्या लिख दिया, क्यू, यानी ओ बी की वैल्यू क्या आ गई, पी प्लस क्यू, ये वेक्टर्स हैं दोनों। देन इसके बाद हम क्या कंसिडर करेंगे, ट्राइंगल ओ बी और सी, यानी ये वाला ट्राइंगल। अब इसको कंसिडर करा हमने, तो ओ से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है, ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, ओ बी प्लस बी सी, तो ओ बी प्लस बी सी। ओ बी यहाँ पर हम वेक्टर निकाल चुके हैं, ओ बी का, ओ बी हम कहाँ क्या आई थी वैल्यू, पी प्लस क्यू, तो हम इधर क्या लिख देंगे, ओ बी की जगह पे पी प्लस क्यू, और बी सी, ये बी और सी पे कौन सा वेक्टर है, आर, तो हमने देख लिख दिया आर। देन इसके बाद हम कंसिडर करेंगे ट्राइंगल ओ सी और डी, ओ सी डी, यहाँ तक का डिस्टेंस, ओ से डी तक का डिस्टेंस, ओ से लेकर डी तक का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ओ सी प्लस सी डी, तो ओ सी प्लस सी डी। ओ सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पी प्लस क्यू प्लस आर, तो हमने इधर मेंशन कर दिया पी प्लस क्यू प्लस आर, जबकि सी डी यानी सी डी हमें क्या दिया हुआ है, एस, तो हमने देख क्या लिख दिया एस। ये भी वेक्टर है तो इन सब पे भी क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। देन अब किसकी बारी है, ओ ई डी की, ओ ई डी की, तो ये किसके बराबर होगा, ओ ई इक्वल्स टू, ओ ई किसके बराबर होगा, ओ डी प्लस डी ई, ओ डी प्लस डी ई। तो ओ ई की जगह पर हमने ओ ई ऐसे ही रहने दिया, ओ डी की जगह पे क्या आ जाएगा, ओ डी की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। ओ डी की वैल्यू ये रही, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, तो हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, जबकि डी ई हमें क्या दिया होता है, डी ई, यहाँ पे क्या है टी, तो हमने डी की जगह पे टी लिख दिया। और यही हमें प्रूव करना था कि ओ से लेकर ई तक का डिस्टेंस इनके वेक्टर्स के सम के बराबर आएगा, तो ये हमने क्या प्रूव कर दिया, हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ़ ए बी सी डी, हमें ए बी और सी दिए हुए हैं, डी जबकि अननोन है, और हमें करना क्या है इधर क्वेश्चन नंबर 10 में, बी द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये जो ए बी सी और डी हैं ये वर्टिसेस हैं किसके, पैरेललोग्राम के। देन यूजिंग वेक्टर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, हमें कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकालना है, और इस डी को फाइंड करने के लिए हमें डिफरेंट कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन क्या दी हुई है, ए बी सी डी इज़ द पैरेललोग्राम, फिर दी हुई है ए डी बी सी इज़ द पैरेललोग्राम, और फिर दी हुई है ए बी डी सी इज़ द पैरेललोग्राम। तो तीनों कंडीशन को हम यूज़ करेंगे और फिर डी की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले कंडीशन में हमें क्या बोला है, ए बी सी डी इज़ द पैरेललोग्राम, तो ए बी सी डी इज़ द पैरेललोग्राम के लिए पैरेललोग्राम की कंडीशन ये होती है कि ए से लेकर बी तक यानी अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, तो हम इधर क्या लिख देंगे, ए बी इक्वल्स टू डी सी। अब पहले ए बी मालूम करेंगे और फिर डी सी मालूम करेंगे। ए बी और डी सी की वैल्यू मालूम करने के बाद ए बी और डी सी की वैल्यू को रखकर यहाँ पर हम डी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए बी के लिए हम क्या करेंगे, फॉर ए बी, तो ए बी किसके बराबर आ जाएगा, बी माइनस ए के, ये ए बी वैक्टर जब भी बोलेंगे तो वो बराबर होगा बी माइनस ए के। तो बी का वैक्टर क्या है इधर, बी है 6 और 0, माइनस ए का वैक्टर क्या है 3 और -5, तो 6 - 3 इज़ 3, 0 माइनस माइनस प्लस 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 3,5, ये ए भी आ गया। अब क्या है डी और सी, तो डी और सी के लिए क्या हो जाएगा, सी माइनस डी। तो पहले सी की वैल्यू लिखेंगे, सी की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में, इधर 2 और 4, तो 2 और 4 माइनस डी की वैल्यू अननोन है, तो इधर एक्स वाई, इधर हम शुरू में क्वेश्चन में लिख भी देंगे, लेट डी एक्स कॉमा वाई बी द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ
किसका वर्टेक्स है? पैरेललोग्राम का। ये हम शॉर्ट फॉर्म में पैरेललोग्राम लिख देंगे। अब इसके बाद बी डी सी को सी माइनस दिया तो 2 को माइनस करवा देंगे एक्स से, तो इधर क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स और 4 माइनस वाई। अब अभी इन दोनों को यूज़ कर कर हमें डी की वैल्यू नहीं पता चली। अब कंडीशन क्या होती है? एस पैरेललोग्राम में क्या होता है? ए बी बराबर होता है डी सी के। तो ए बी की वैल्यू क्या है? 3,5, जबकि डी सी की वैल्यू क्या है? 2 माइनस एक्स 4 माइनस वाई। तो आई वाले उसको पहले वाले पार्ट को पहले के बराबर ले लेंगे, यानी 3 किसके बराबर हो जाएगा? 2 माइनस एक्स के, जबकि 5 किसके बराबर होगा? दूसरे वाले पार्ट के, यानी 5 बराबर हो जाएगा 4 माइनस वाई के। तो 2 इधर ही रहने देंगे, माइनस एक्स इधर आके प्लस का एक्स हो जाएगा, +3 इधर आके क्या हो जाएगा? -3। तो 2 माइनस 3 इज़ -1, एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया? -1। देन वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। वाई की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे? क्योंकि माइनस वाई है, इधर आगे क्या हो जाएगा? +y, 4 अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा, प्लस का 5 इधर आगे क्या हो जाएगा? -5। 4 माइनस 5 इज़ -1, ये किसकी वैल्यू आ गई? वाई की वैल्यू आ गई। इसको हम किस तरह से लिख देंगे? x, y इक्वल्स टू -1 और -1 आएंगे दोनों की। तो हमें क्या करना था? डी की वैल्यू निकालनी थी, तो डी की वैल्यू आ गई -1 और -1। तो ये हम डायग्राम में पुट कर देंगे डी की वैल्यू। यहाँ क्या आ जाएगा? -1 और -1। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? ए डी बी सी, पहले ए बी सी डी था, अब ए डी बी सी इज़ अ पैरेललोग्राम। प्रूफ नहीं करना है, इसकी कंडीशन को यूज़ करते हुए हमें डी की वैल्यू निकालनी है। अब क्या था? ए डी बी सी, तो हमने किस तरह से अरेंज कर दिया इसको? ए डी बी और सी। हम उसी तरह करेंगे कि पैरेललोग्राम में क्या प्रूफ करना होता है हमें? अपोजिट साइड आर इक्वल। अब अपोजिट साइड क्या है? ए डी और सी बी। तो हम इधर क्या लिख देंगे? ए डी इक्वल्स टू सी बी। इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हम डी की वैल्यू निकालेंगे। अब डी हमने इधर लिख दिया, लेट डी एक्स वाई बी द 4th वर्टेक्स। डी की वैल्यू नहीं पता तो हमने डी एक्स वाई बी द 4th वर्टेक्स लिख दिया यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या है? ए डी, तो ए डी के लिए क्या होगा? डी माइनस ए। तो वेक्टर डी क्या है? एक्स कॉमा वाई, और वेक्टर ए क्या है? 3, -5। तो एक्स -3 हो जाएगा, कॉमा वाई माइनस वाई आया, -+5 ये आ गया। अब इधर एक्स की वैल्यू नहीं पता, तो ये क्या हो गई? ए डी की वैल्यू। ये ए डी की वैल्यू आ गई। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? सी बी की। तो सी बी की वैल्यू के लिए क्या होगा? बी माइनस सी। तो बी की वैल्यू क्या दी हुई है? 6 और 0, तो हम इधर लिख देंगे 6 और 0। माइनस सी की वैल्यू क्या दी हुई है? 2 और 4। तो 6 को 2 से माइनस करवाएंगे, 6 - 2 इज़ 4, और 0 को माइनस करवा देंगे 4 से, तो -4 आ जाएगा यहाँ पे। ये किसकी वैल्यू आ गई? सी बी की। अब पैरेललोग्राम की कंडीशन यूज़ करेंगे कि पैरेललोग्राम में हमें पता है कि ए डी बराबर होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हमने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब ए डी का आंसर क्या है? x -3, कॉमा y +5 किसके बराबर? सी बी की वैल्यू क्या है? 4, -4। तो x -3 4 के बराबर आ जाएगा। x इक्वल्स टू 4 -3 इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस का 3, 4 + 3 7। तो x का आंसर क्या आ गया यहाँ से? 7। इसी तरह y की वैल्यू निकालेंगे, तो y +5 किसके बराबर हो जाएगा? -4 के। y इक्वल्स टू -4 माइनस +5 इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस का 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई? -4 और -5 -9। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या निकली है? dx हम इधर लिख देंगे हैंस dx, y इक्वल्स टू x की वैल्यू 7, y की वैल्यू -9, विच इज़ आंसर। अब इसका लास्ट पार्ट क्या है? ए बी डी सी द पैरेललोग्राम, हमें डी की वैल्यू मालूम करनी है। तो सेम क्वेश्चन है, बस हमें यहाँ पर ए बी डी सी कर दिया। अब जिस सीरीज़ से हमें दिए जाते हैं हम इसी तरह ए बी डी सी ऐसे करते हैं। हम ऐसे नहीं कर सकते ए बी और डी सी इधर कर दें, तो इसी तरह करेंगे हमेशा ए बी डी सी। अगर ए बी सी डी बोला हुआ तो ए बी सी डी फिर आता है यहाँ पर। तो हमें वही कंडीशन यूज़ करनी है पैरेललोग्राम की कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट साइड अब क्या है? ए बी और सी डी। तो ए बी बराबर आएगा सी डी के पैरेललोग्राम में होता है अपोजिट साइड्स आर, यहाँ पर हम शुरू में ही मेंशन कर देते हैं कि अपोजिट साइड्स
आर इक्वल, ये पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी के लिए वर्किंग करेंगे। तो ए बी हम पहले वैसे फाइंड कर चुके हैं ना, दोबारा कर लेते हैं। ए बी इक्वल्स टू बी माइनस ए होता है। तो बी की वैल्यू क्या है 6 और 0 माइनस ए की वैल्यू क्या है 3, -5। तो 6 को 3 से माइनस करवाएंगे तो 3, 0 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। ये किसका आंसर आ गया, ए बी का। अब किसका आंसर निकालेंगे, सी डी का। तो सी डी के लिए भी क्या होगा, डी माइनस सी। अब सी डी के लिए क्या होगा, डी माइनस सी। तो डी की वैल्यू क्या है x, y माइनस सी की वैल्यू क्या है 2, 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 2, y माइनस 4। पहली वाली वैल्यू पहले से माइनस हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू दूसरी से हो जाएगी। ये सी डी आ गया। अब हम कंडीशन यूज़ करेंगे कि कंडीशन में क्या होता है, क्या है, ए बी बराबर है सी डी के। तो ए बी की वैल्यू क्या है 3, 5, जबकि सी डी की वैल्यू क्या है x माइनस 2, y माइनस 4। 3 किसके बराबर ले लेंगे, x माइनस 2 के। पहली वाली वैल्यू पहले के बराबर, दूसरी वाली वैल्यू दूसरे के बराबर, यानी 5 किसके बराबर आ जाएगा, y माइनस 4 के। तो माइनस का 2 है, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का 2। 3 + 2 = 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। अब y यहाँ पर आने देंगे, माइनस का 4, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का 4। 5 + 4 = 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। तो हम इसको लिखेंगे किस तरह से, हैंस डी एक्स ऑफ y, यानी x और y किसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू की जगह पे 5, y की वैल्यू की जगह पे 9, विच इज़ आंसर।